बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था उसका मकसद ये बताया गया था कि ईरान के एटमी हथियार ख़त्म करने हैं और वहाँ पे रजीम चेंज करनी है। तो ईरान में रजीम चेंज तो नहीं हो सकी। आयतुल्ला अली ख़ामनई साहब को शहीद कर दिया गया, लेकिन अब उनकी जगह पर उनका जो बेटा है मुज्तबा ख़ामनई, वो ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया है। एक ख़ामनई गया और दूसरा ख़ामनई आ गया। तो मुज्तबा ख़ामनई के नया सुप्रीम लीडर बनने पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही नाराज़ नज़र आते हैं, बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उनका रजीम चेंज का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। और यही वजह है कि मुज्तबा ख़ामनई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमलों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया और पिछले 2 रोज़ से ईरान पर हमलों में बहुत शिद्दत आ गई। दूसरी तरफ मुज्तबा ख़ामनई ने सुप्रीम कमांडर बनने के बाद इसराइल के ख़िलाफ़ हमलों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया और अब इसराइल के ख़िलाफ़ जो ईरान के मिसाइल हमले हैं उनमें बड़ी शिद्दत आ गई। बज़ाहिर इसराइल ने जो अपना नुकसान है उसको छुपाने के लिए मीडिया पर सेंसरशिप लगा रखी है, और जो इजरायली मीडिया है उसको ये इजाज़त नहीं कि वो तेल अवीव और इसराइल के दीगर शहरों में ईरानी मिसाइल हमलों से होने वाला जो नुकसान है उसको दिखाए, उसको उजागर करे। लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ऐसी वीडियोज़ और ऐसे विजुअल्स जो हैं वो अब अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेशनल मीडिया पर भी, जिससे पता चलता है कि ईरान के जो मिसाइल हमले हैं उन्होंने इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब ये जंग जो है ये लंबी होती जा रही है और ऐसा लगता है कि ईरान चाहता है कि जंग लंबी हो जाए, जबकि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, ये जितनी मुख्तसर हो सकती है वो हो। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की कैलकुलेशन है, उनके जो अंदाजे हैं वो गलत साबित हुए हैं। उन्होंने ईरान को वेनेजुएला समझ लिया था। उनका ख्याल था कि हम अपने छापामार दस्ते जो हैं वो वेनेजुएला में हमने उतारे, उनका प्रेसिडेंट गिरफ़्तार किया, उसको हम न्यूयॉर्क ले गए और वेनेजुएला में रजीम चेंज हो गया, तो ऐसा ही ईरान में भी होगा। और उन्होंने अपने जो हमलों का आगाज़ है उसमें ही उन्होंने आयतुल्ला अली ख़ामनई को शहीद कर दिया। उनका ख्याल था कि अब अली ख़ामनई की शहादत के बाद पूरे ईरान में लोग सड़कों पर निकल आएंगे और एक रजीम चेंज के लिए तहरीक शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सका और ईरान जो है उसने न सिर्फ इसराइल पर और अमेरिका के जो इत्तेहादी खलीजी ममालिक हैं उन पर हमले किए, बल्कि उसने जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, अबनाए हुर्मुज़, उसको भी ब्लॉक कर दिया है। वहाँ पर भी उसने हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल का एक बहरान पैदा हो गया और उसके असरात पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आपको नज़र आ रहे हैं। तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, गैस की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये सिर्फ इंडिया में और बांग्लादेश में नहीं है, ये पूरी दुनिया में इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो गल्फ़ स्टेट्स का है, खलीजी रियासतों का है, जहाँ पर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं और ईरान ने इन फ़ौजी अड्डों पर भी बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। ख़ास तौर पे जो कुवैत और बहरीन में जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमले कर दिए। ईरान की कोशिश है कि जंग लंबी हो जाए, अमेरिका और इसराइल की कोशिश है कि जंग ज़्यादा लंबी ना हो। अब अमेरिका की स्ट्रेटजी ये नज़र आ रही है कि जहाँ जहाँ से ईरान अपने मिसाइल फायर करता है, जो लॉन्चिंग एरियाज़ हैं, वह उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसराइल की और अमेरिका की कोशिश है कि ईरान के जो मिसाइल चलाने की जो सलाहियत है इसको मिनिमाइज़ किया जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए, जबकि ईरान जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो जितना भी इसराइल का नुकसान कर सकता है वो करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान कितने अरसे तक इसराइल और अमेरिका के हमलों को बर्दाश्त करेगा, क्योंकि अब तो तेहरान समेत ईरान के जो बहुत से जो शहर हैं वहाँ पर जो बिजली की तरसील का निज़ाम है, जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पर अब काफ़ी घंटों से बल्कि कई दिनों से वहाँ पर
बिजली नहीं है और रात को वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो इस सूरत हाल में ईरान जो है वो कितने अरसे तक ये जंग जारी रखेगा? तो यहाँ पर ये जो सवाल है इसका अगर हम जवाब तलाश करते हैं और हम ईरानी मीडिया और ईरान में जो सोर्सेज मौजूद हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो वो ये हमें बताते हैं कि आयतुल्लाह अली ख़ामनई के बाद उनके बरखुरदार मुश्तबा ख़ामनई साहब जो हैं उनको सुप्रीम लीडर बना के ईरान की जो हुकूमत है और जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि आपकी जो रजीम चेंज का ख्वाब है उसे हम पूरा नहीं होने देंगे और हम आपके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेंगे और हम एक लंबी जंग करेंगे। अब अगर अमेरिका जो है वो इस जंग में मज़ीद शिद्दत लाता है और ज़्यादा तबाही फैलाने वाले बम इस्तेमाल करता है और ईरान में औरतों और बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाता है और ईरान की जो मिज़ाइल चलाने की सलाहियत है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि ट्रंप का दावा है कि हमने ईरान की नेवी को भी ख़त्म कर दिया है, हमने ईरान की एयरफोर्स को भी ख़त्म कर दिया है, लेकिन ईरान के जो मिज़ाइल चलाने का निज़ाम है वो अभी तक इंटैक्ट है। तो ये भी अगर ईरान की जो मिज़ाइल चलाने की सलाहियत है ये भी अगर ख़त्म हो जाती है उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद अमेरिका ये जंग जीत जाएगा? तो जो तेहरान में मौजूद सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ईरान के जो पासदारान इनकलाब हैं और जो ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने एक तवील छापा मार जंग का भी मंसूबा बना रखा है और छोटे हथियार जिनमें के रॉकेट लॉन्चर्स भी शामिल हैं और मशीन गन्नें शामिल हैं, इस तरह के जो हथियार हैं वो उन्होंने ईरान के तूलो अर्ज़ में फैला दिए हैं। और अगर ईरान की जो मिज़ाइल चलाने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है और ईरान की हुकूमत डिसफंक्शनल हो जाती है तो उसके बाद ईरान के जो हुकूमत में शामिल लोग हैं बशमूल सदर पुज़ेशकियान के और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अली लारिजानी, इन समेत जितनी भी अहम शख्सियात हैं ये छापामार जंग का हिस्सा बन जाएंगे और ये अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ एक छापामार जंग शुरू कर देंगे। तो क्या फिर अल्टीमेटली अमेरिका को ईरान में रजीम चेंज के लिए या फिर वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत इंस्टॉल करने के लिए उसको वहाँ पर मुसल्लत करने के लिए क्या अपने ग्राउंड ट्रूप्स जो हैं उनको वहाँ पे भेजना पड़ेगा? क्या अमेरिकी फ़ौज खुद ईरान की सरज़मीन पर जाएगी? ये एक सवाल है जो बड़ा अहम है और ऐसा लगता है कि जो ईरानी हुकूमत है वो अल्टीमेटली उसने जो एक हिकमत अमली बनाई है वो ये है कि जिस तरह अमेरिका जो है वो वियतनाम में गया और फिर वियतनाम में उसको शिकस्त हुई, अमेरिका अफ़गानिस्तान में गया और अफ़गानिस्तान में उसको शिकस्त हुई, छापामार जंग के ज़रिए अमेरिका को शिकस्त हुई। तो इनकी ये कोशिश है कि अगर हमारी जो मिज़ाइल चलाने की सलाहियत है अगर उसको तबाह कर दिया जाता है तो उसके बाद हम एक तवील छापामार जंग जो है उसमें अमेरिका को उलझाएंगे और उस जंग को लंबा करेंगे और उसके नतीजे में अमेरिका जो है उसको अपने ग्राउंड ट्रूप्स ईरान में उतारने पड़ेंगे और जब अमेरिका के ग्राउंड ट्रूप्स ईरान में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर वही होगा कि जो आप अफ़गानिस्तान में देखते रहे हैं, जो आप इराक़ में देखते रहे हैं कि फिर वो खुदकुश हमले जो हैं वही एक बड़ा हथियार बन जाते हैं, मिज़ाइल का मुतबादल जो है वो खुदकुश हमले हो जाते हैं। लगता ये है कि अगर इस जंग में किसी ने मीडिएशन की कोशिश ना की, फौरी तौर पे किसी ने सालिसी की कोशिश ना की, तो ये जंग लंबी हो जाएगी और जंग लंबी करने का फ़ायदा जो है वो ईरान को है और इसका नुकसान जो है वो सरासर अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका जो है इस जंग के जो मुआशी असरात हैं उसकी वजह से वहाँ पर आपको पता है कि काफ़ी रिएक्शन भी है। इस जंग की अमेरिका में बहुत ज़्यादा हमायत नहीं की जा रही, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी इसकी बड़ी मुखालफत की जा रही है। तो अब लोग पूरी दुनिया में इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन है जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए कोई किरदार अदा कर सकता है। इस सिलसिले में दो मुल्क हैं जिनकी तरफ देखा जा रहा है, एक तो रूस है और दूसरा चीन है। कुछ लोगों का एक ख्याल है कि शायद इसमें
پاکستان بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن فی الحال ہمیں ایسا ممکن نظر نہیں آتا، پاسبل نہیں ہے۔ پاکستان نے صرف اور کوشش یہ کی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو کم کیا جائے، لیکن پاکستان کی پوزیشن اس وقت بڑی مشکل ہے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو ناراض کیے بغیر وہ ایران کے خلاف براہ راست محاذرہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایران اور سعودی عرب اور دیگر گلف سٹیٹس کے درمیان معاملات کو طے کروانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو جو چیلنجز ہیں اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ بیلنس کیسے قائم کیا جائے۔